क्या व्याकरण होती है, कैसे नाटक लिखे जाते हैं और अन्य विधाएं क्या क्या हैं नाटक से संबंधित, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा विषय आता है कि नाटक क्या है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। यह लिखित रूप से दृश्यात्मकता की ओर अग्रसर होता हुआ अपनी निजी और एक विशेष प्रकृति ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट आता है नाटक और अन्य विधाएं। साहित्य की अनेक विधाएं हैं। कविता है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, बहुसंख्य आप पढ़ भी चुके हैं। इन्हीं की भांति नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है, परंतु गहराई से विचार करने पर हम यह जान पाते हैं या हमें यह ज्ञान होता है कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित तथा अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है, यानी एक ही विषय को लेकर आगे बढ़ा जाता है। इसमें जब उस नाटक के मंचन को जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। उससे पहले यदि केवल लिखा गया है और उस नाटक का मंचन नहीं हुआ है, तब तक वह नाटक पूर्ण नहीं माना जाता। संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नाटक में समय का बंधन। नाटक में समय को ध्यान में अवश्य रखा जाता है। नाटक की एक मुख्य विशेषता होती है समय का बंधन। नाटककार को नाटक की इस विशेषता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूर्ण करना होता है। समय संबंधी नाटक की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से भूतकाल से ले ले, या अन्य लेखक की रचना को भी भविष्यकाल से उठा सकता है, पर दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। नाटक के मंचन निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, यानी जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो कलाकार होते हैं, पात्र होते हैं, उन्हें समझाया जाता है, तो वो पूरा का पूरा वर्तमान काल में होता है। चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं में कहानी है, कविता है, उपन्यास है, उनको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, या उनको पढ़ते पढ़ते यदि समय का अभाव है तो बीच में रोक भी सकते हैं, और कुछ समय के बाद उसे फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां हमने रोका था। परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं होता। दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते हुए देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को सदैव रखना पड़ता है, बल्कि अति आवश्यक है, ध्यान रखना ही चाहिए। नाटक में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव भी ना हो, समय की कमी भी ना हो। नाटक के कितने अंक होने चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है नाटक के अंक।
नाटक के 3 अंक होने चाहिए। पहले अंक में नाटक के 3 अंक होने चाहिए और अंकों की इस संख्या को ध्यान में रखते हुए समय का विभाजन करना आवश्यक होता है। आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र, उसके अनुसार सभी नाटककारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने नाटक के 3 अंक रखें और उन 3 अंकों में समय बंधन का भी ध्यान रखें। हर अंक में ऐसा ना हो कि एक अंक तो बहुत बड़ा हो जाए, दूसरा बहुत छोटा हो जाए, तो इस चीज का ध्यान अवश्य रखा जाता है। नेक्स्ट है शब्द या नाटक का शरीर, नाटक के अंक के अंतर्गत। यद्यपि शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए यह आवश्यक होता है, परंतु नाटक और कविता के लिए इसका विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट आता है नाटक के तत्व। नाटक के तत्व में आता है नाटक की भाषा। नाटक की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा दर्शक है उसको वह भाषा बोधगम्य हो, अर्थात समझ में आने वाली हो। यदि हम बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा और संवाद उनको समझ नहीं आएंगे। डिक्शनरी तो वहाँ लेकर नहीं बैठे होते हैं, और अगर समझ नहीं आएंगे तो रुचि नहीं आएगी और वह नाटक नीरस बन जाएगा। इसलिए हमें भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाटक और उसका कथ्य, कथ्य का विशेष महत्व होता है नाटक में। किसी नाटक के लिए उसका कथ्य विशेष महत्व रखता है। कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के भीतर एक सूत्र में पिरोना होता है। नाटककार को इसकी पूरी समझ, जानकारी और अनुभव भी होना चाहिए। एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए या होना पड़ता है, क्योंकि नाटक को मंचित भी होना होता है। वो केवल लिखकर पढ़ने तक सीमित नहीं होता, उसको मंचित भी किया जाता है नाटक को, तभी वह पूर्ण माना जाता है। इसके लिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें इस क्रम में रचना और रखना चाहिए कि वे शून्य से शिखर तक पहुंच सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इसका ज्ञान नाटककार को अवश्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है नाटक में संवाद। संवाद नाटक का सबसे आवश्यक और सशक्त माध्यम है। संवाद के बिना नाटक का काम बिल्कुल नहीं चल सकता। यह अन्य विधाओं के लिए उतना उपयोगी नहीं है, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, उनके लिए इतना उपयोगी नहीं है। नाटक के लिए अति उपयोगी है, अति आवश्यक है, क्योंकि नाटक में तनाव, उत्सुकता, रोमांच, रहस्य और लास्ट में जाकर आता है उपसंहार। ये तत्व नाटक में होने अनिवार्य होते हैं, उसी के बाद वह नाटक पूर्ण माना जाता है। संवादों की विशेषताएं। संवाद में वह गुण होता है जो किसी भी नाटक को सशक्त या कमजोर बना सकता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि संवाद अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक, दृश्यात्मक और संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवादों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने वाले हों। हर बात कहकर ही पूरी नहीं की जा सकती, हर बात लिखकर ही पूर्ण नहीं की जा सकती। कुछ हम जो पात्र होते हैं उनकी भाव भंगिमाएं होती हैं, उनके जेस्चर्स होते हैं, उनके आधार पर भी उन बातों को समझा जाना चाहिए। ये आवश्यक होता है, ये नाटक का आवश्यक तत्व माना जाता है। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा।
नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, जीवंत उदाहरण है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो वे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और ऐसे में विचारों में टकराहट होना भी स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम नाटक माना जाता है। वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, यानी बराबर संतुलन रहता है स्वीकार का और अस्वीकार का। क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर यदि असंतुष्ट होता है, कोई यह आवश्यक नहीं होता कि हर कोई संतुष्ट हो जाए। असंतुष्ट भी हो सकता है, संतुष्ट भी हो सकता है। इसीलिए स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति होती है। नाटक में चरित्र और संवाद का महत्व, यह एक विशेष महत्व होता है। नाटककार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नाटक में प्रस्तुत चरित्र सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो, यानी एक ही तरह की परंपरा न चली आ रही हो कि इसी तरह से वो डायलॉग लिखते हैं और उसी तरीके से वो जो पात्र हैं वो डायलॉग डिलीवर करते हैं। साथ ही उसी तरह का सेम एक्ट हर नाटक में, यानी जो नाटककार होता है वो ये आवश्यक नहीं कि एक ही नाटक लिखेगा, वो एक के बाद एक लिखेगा क्योंकि रचनाकार है, पर उसमें टाइप्ड नहीं होना चाहिए, यानी एक ही तरह की कॉपी बार बार नहीं की जानी चाहिए। साथ साथ चरित्रों के विकास में इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करते हुए आगे बढ़ें। नाटक के संवादों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नाटक के संवाद ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होने चाहिए ताकि वे दर्शकों के अंतर मन को या मर्म को छू सके, वहां तक पहुंच सके, अपना प्रभाव छोड़ सके। यहाँ सहजता का आशय भाषा की सरलता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाषा बिल्कुल ही बहुत सरल सी भाषा हो। यदि संवाद तत्सम और क्लिष्ट भाषा में भी होंगे तो वे भी स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक ही महसूस होंगे, दर्शक अनुभव कर सकेंगे। ऐसे में दर्शक तक संप्रेषित यानी उन तक पहुंचने में उन्हें कोई खासी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएंगे। नाटकों का शिल्प और उसकी संरचना। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई सारे विकल्प मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। लोक नाटकों का एक अलग रूप है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही घटित होता चला जाता है। पारसी नाटकों का शिल्प शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। यथार्थवादी नाटक जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं, उनका अपना एक मुहावरा होता है। जो गद्य पर आधारित होते हैं, इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनकी अलग अहमियत होती है, उनका समाज में एक अलग स्थान होता है, अलग महत्व होता है। यह नाटककार को तय करना होता है कि वह इनमें से किस शैली को चुने अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण की एक नई शैली, इन सबको मिलाकर एक नई शैली हमारे सामने नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये नाटक की एक नाटक लिखने की व्याकरण है। नेक्स्ट अंक में मैं आपके समक्ष कहानी का स्वरूप लेकर आऊंगी। धन्यवाद।